co-powered by Techno। बाजार बोलता है, इसमें हम जानेंगे कि एफआईएसडीआईज का डेटा क्या बोल रहा है और किस तरह से एफआईएसडीआईज ने फ्राइडे के सेशन में क्या कुछ ट्रेड लिए हैं, कितनी वैल्यू की उन्होंने बाइंग या सेलिंग की है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो एफआईएसडीआईज का डेटा में नज़र डालें तो डीआईज तो यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आए। फ्राइडे के सेशन में करीब 6,887 करोड़ रुपए की बाइंग की है ऑलमोस्ट, और एफआईज ने जरूर 1209 करोड़ की सेलिंग की है। तो कहीं ना कहीं एफआईज ने थोड़ी सी जो हमने देखा था कि लास्ट वीक में एक अच्छी बाइंग भी देखने के लिए मिली थी, उससे लास्ट वीक में भी अच्छी बाइंग थी। तो कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड चल रहा है एफआईज का कि बाइंग हैवी कर रहे हैं लेकिन सेलिंग कोई ज़्यादा हैवी नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन डीआईज तो रुक नहीं रहे हैं, डीआईज तो ज़बरदस्त मोमेंटम में चल रहे हैं। यहाँ पर तो अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल ही रही है। लेकिन आज जापानीज़ मार्केट की चूँकि सेल ऑफ है, और महेश सर बता भी रहे थे कि चाइनीज़ मार्केट में अच्छी खबरें चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। लगातार चाइना देखिए क्या ज़बरदस्त स्पीड पर चल रहा है, 5.5% ऊपर आज शंघाई, हैंसेंग 3% ऊपर, डाउ भले ही ग्रीन में बंद हुआ करीब 0.25%, लेकिन निकाई में आज 1834 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 4.5% नीचे है। इसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट्स पर भी देख रहे हैं। कोस्पी में भी करीब 1% की गिरावट है। तो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। चाइनीज़ मार्केट तो लगातार अब अपनी चाल पर आ चुका है, तो ये एक अच्छी बात। और चाइना के मार्केट का चलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मेटल पूरी तरह से यहाँ पर इम्पैक्टेड होगी। और हम देख भी रहे हैं कि मेटल शेयर इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में हर जगह अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन क्या कुछ आज टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पहले टॉप गेनर्स देख लेते हैं एक बार, कौन से शेयर हैं जो कि आज धमाल मचा रहे हैं। वक्रांगी लगातार फंड रेजिंग की खबरों के बाद इस काउंटर में भी बढ़त रुक नहीं रही है, आज भी 10% ऊपर है, करीब 35 रुपये आ चुका है। एस्ट्राजेनेका फार्मा करीब 7% ऊपर है, जेएम फाइनेंशियल 5%, एनएमडीसी 5%, एआईआईएल करीब 5% ऊपर है ये शेयर। साथ ही टॉप लूजर्स देख लेते हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज की मार्केट में स्ट्रेंथ खो चुके हैं। फिनिक्स लिमिटेड करीब 6% नीचे है, केएससीएल कावेरी सीड करीब 4% नीचे, फाइजर करीब 4% नीचे, बीएचईएल करीब 3.5% नीचे, हेमिस प्रॉपर्टी करीब 3.5% नीचे। तो कुल मिलाकर एक मिक्स ट्रेंड है, कोई ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है गिरने वाले शेयरों में, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में भी खबरों की वजह से ही एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ इंटरनेशनल खबरें और भी हैं। जापान की खबर तो हमने ले ही ली, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि दुनिया भर की खबरें क्या हैं। तो हिजबुल्लाह के चीफ की मौत से इजराइल और ईरान के बीच में दोबारा से तनाव थोड़ा बढ़ गया है। फुल ब्लॉन वॉर होगा या नहीं होगा, इसको लेकर काफ़ी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। साथ ही चीन में लगातार जो खबरें आ रही हैं उनको भी देख लेते हैं। चीन ने दूसरे घर की खरीद पर भी लोन में जो ब्याज दर लगती है उस पर भी छूट दी है। तो ये एक अच्छी खबर, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ मार्केट लगातार तेज हो रहे हैं। साथ ही चीन ने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए कैश नोट्स और साथ ही जो अन्य सब्सिडी भी दी जाएंगी। तो ये एक जो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, खासतौर से ग्रेजुएट जो यूथ थे उनके अंदर। और यहाँ पर माना जा रहा था कि 18 से 20% ऑफ द चाइनीज़ यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी वो सरकार ने कहीं ना कहीं अब कैटर कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चीन के मार्केट लगातार अच्छी तेज़ी बना रहे हैं। महेश सर, चीन ज़बरदस्त चल रहा है, जो कि शायद पिछले 10 सालों में नहीं चला मार्केट ये, और मैं बोलूँ तो 2008 के बाद चला ही नहीं। उसके बाद एक रेंज में फंसा, बीच में एक 2015-16 के आसपास रैली मिली थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी उतना ही डीप देखने के लिए मिला, और 2015-16 के बाद से तो ये मार्केट बिल्कुल नहीं चला। सर 8 साल लग गए इस मार्केट को थोड़ा एक साइजेबल रिकवर होने में। ये साइजेबल रिकवरी कैसी लगती है, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के में पड़ेगा? कौन कौन से जो सेक्टर, आपने मेटल तो बता दिया, मेटल में कौन सी टॉप पिक होंगी, और बाकी कोई सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि इम्पैक्टेड होंगे? देखिए, अब चीन को ये मैटर जो है एड्रेस करना काफी जरूरी था, नहीं तो चीन की इकोनॉमी जो है डे बाय डे डाउन हो रही थी। तो ये स्टेप्स जो है बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो काफी कुछ पॉजिटिव है। चीन में रियल्टी मार्केट भी
बहुत ठंडा पड़ गया था, तो उसको भी एक बूस्ट देना जरूरी था। यूथ एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा जो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव नहीं था, तो उसको भी एक बूस्ट देना जरूरी था। तो ये सारे स्टेप्स जो है काफी टाइम, काफी अरसे बाद में चीन में लिए गए हैं। तो ये अपने को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव लगते हैं। और स्पेसिफिकली अपन चीन के हिसाब से देखें तो केमिकल है, मेटल है, मेटल ही स्पेसिफिक अपन मान के चलिए। तो मेटल में स्पेसिफिक यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वीक आपको याद हो अपन ने टाटा स्टील प्रिफर्ड किया था। तो टाटा स्टील ऑलरेडी मोमेंटम है, टाटा स्टील यहाँ से भी होल्ड करके चला जा सकता है। सेल है, सेल में यहाँ पे भी एक टेक्निकली अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो सेल भी यहाँ से कहीं ना कहीं पे 160 160 के ऊपर मेंटेन करे तो 175 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दो स्पेसिफिक अपने जो स्टॉक्स है वहां पे है। एपीएल अपोलो में भी हमारी एक स्पेसिफिक खरीदारी की सलाह रही थी। तो ये एक कुछ एक स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी सारे स्टॉक्स है जो जहाँ पे स्पेसिफिक अपन ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो लगता है कि आगे भी कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा। कुछ एक सवाल दर्शकों के लेते हुए भी चलते हैं। अर्जुन सिंह परमार जी का सवाल है, मेगा सॉफ्ट पर सर 71 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? तो मेरे हिसाब से ये काफी नीचे के लेवल से अच्छा खासा रनअप हो चुका था, तो अब यहाँ से एक एग्जिट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, उन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC के 46 रुपये 67 पैसे के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? होल्ड करें, कोई दिक्कत लगता नहीं है। एक दो क्वार्टर उसको वेट एंड वॉच के लिए टाइम में डाल दीजिए। ये ओके। स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे के जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जी। विमल जैन जी मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग बोलते हैं सर, सवाल भी पूछ सकते हैं आप विमल जी, बट थैंक यू वेरी मच सर, आप डेली गुड मॉर्निंग जरूर लिखते हैं। शफीक अंसारी जी का सवाल है, होनासा, जीनस पावर और सेंको गोल्ड इन लेवल पर फ्रेश एंट्री 6 महीने के लिए कर सकते हैं क्या सर? सेनको गोल्ड कौन सा कंज्यूमर में एंट्री ले सकते हैं? कोई भी डिप मिले तो भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से भी अगर आपको लेना है तो थोड़ा यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, एक्यूमुलेशन कर लीजिए। शायद मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक कौन सा कंज्यूमर और सेनको गोल्ड में थोड़ा अपसाइड और बाकी है, जो अपने को देखने को मिल सकता है। जी। और सर इन्होंने जीनस पावर भी बोला था। जीनस पावर ऑलरेडी अच्छा खासा अपमेंट अप मूव हो चुका है। और उसमें एक वापस से अगर कोई डिप मिलता है, एक एकुमुलेशन जोन में वापस आता है, तो फिर उसको वापस से देखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। एक दर्शक है हमारे, वो बोल रहे हैं, शक्षित गंगवार जी, कोचीन शिपयार्ड के इनके पास सर 170 शेयर हैं 329 के एवरेज पर। अरे ये तो अच्छी बात है सर, क्या सेल कर दें? देखिए, आपको ये पर्टिकुलर सेक्टर में रहना है तो कोचिन शिपयार्ड को सेल करके एचएल या बीएल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो आपका जैसे कैसे नजरिया कैसे, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो यहाँ पे उसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजरिए 3 से 5 साल के है तो होल्ड कर सकते हैं। इधर आप इसको बुक करके वापस अगर इसी सेक्टर में रहना है तो एचएल बीएल में स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है सर, IFCI के इनके पास 300 शेयर हैं 80 रुपये के, सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अब वैसे आईएफसी में ट्रिगर एनएससी के आईपीओ से है, तो थोड़ा टाइम अगर दे सकते हैं तो इनको होल्ड कर लीजिए। तो वापस इनके भाव से ऊपर ही शायद मेरे हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर ही इनके शेयर जा सकते हैं। थोड़ा जी। टाइम देना पड़ेगा। मीनवाइल एनएससी का आईपीओ कब आएगा, कैसे होगा। और आईएफसी की सब्सिडी स्टॉक होल्डिंग के अंदर शायद इनका होल्डिंग है एनएससी का, तो उसके जी। हिसाब से इसको एनएससी का आईपीओ में फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म भी वो चीज जो है इनके लिए फायदे वाली समझ। जी। एक हमारी दर्शक हैं, ये पूछ रही हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सर 100 शेयर हैं इनके पास 159 के, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, होल्ड कर सकती हैं क्या? लेकिन थोड़ा और इसमें एक अपसाइड शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा हो गया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन ये लेवल पे भी ज्यादा दिख रहा है। थोड़ा नीचे का लेवल वापस मिलता है 135, 130, 140 की रेंज में मिलता है, तो थोड़ा और ऐड किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं पे लेवल जो है कुछ दिनों तक आपको यहाँ पे एक निकाले, एक दो क्वार्टर के बाद में इसको वापस से फोकस में रहेगा।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाई ऑन डिप का नजरिया बना के एक्यूमुलेशन किए जा सकते हैं। फर्दर फ्रेश बाई ये लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा डिप मिले तब आप कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है और नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कर सकते हैं। जी। सौरभ राठौरी जी का सवाल है, एडीएफ फूड के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 275 पे टारगेट, पता नहीं क्या लिखा है सर, 275 के मैं मान लेता हूं कि इन्होंने लिए हुए हैं, टारगेट बता दीजिए सर। देखिए टारगेट के हिसाब से तो मैं ये टाइप के स्टॉक्स को जो ज्यादा वो नहीं करता हूँ, बट ये इंडस्ट्री का आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ऐसे स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा टाइम इसको होल्ड किया जा सकता है। और लॉन्गर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ये शायद ऐसे स्टॉक्स जो है आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, चाहे आप बीकाजी को देख लीजिए, आप बाकी सारे स्टॉक प्रताप स्नैक्स को देख लीजिए। ओवर अ टाइम ये इंडस्ट्री में वापस एक चार्म भी बना हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पे वापस से आपको एक रिटर्न मिलने की उम्मीद जो है वो बनी रहती है। तो टारगेट को नहीं मान के इसको होल्ड करें, थोड़ा सा पीरियड इसको लॉन्ग कर दीजिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं, संभाजी नगर से हैं, ये बजाज हिंदुस्तान और एनएफएल पर लेवल्स पूछ रहे हैं सर, क्या करें ये? बजाज हिंदुस्तान होल्ड करें, लेना है तो फ्रेश भी आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका करीब करीब 36 का लगा दीजिए। फर्स्ट लेवल बजाज हिंदुस्तान में 48, और अगर 48 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 60 प्लस तक के टारगेट अपन बजाज हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजाज हिंदुस्तान यस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एनएफएल में कोई फिलहाल वैसी मोमेंटम मुझे लग नहीं रही है कि अभी फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म में मोमेंट बनेगा, बट बजाज हिंदुस्तान यस यहाँ से लगता है कि कहीं ना कहीं भी ये अपसाइड वापस से दिखा सकता है। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, अवधेश कुमार जी। अवधेश जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वेलकम, यू आर वेलकम सर, बताइए सर। सर हमने विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया ले रखा है, 280 के भाव पे 25 शेयर हैं। ओके हाँ, सर। तो सर से ये पूछना है कि ये जो हमारे इसमें लॉस चल रहा है, इसको हम कब तक प्रॉफिट में आ सकते हैं? बिल्कुल सर, कितना समय दे सकते हैं इस शेयर को? बस हमको प्रॉफिट में आ जाए बस। अच्छा, ठीक है। हाँ, लॉस रिकवर करना है हमको। सर विष्णु प्रकाश, हाँ, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। जी, 280 रुपये के ही लिए हुए हैं आपने? जी जी, 280। ओके। महेश सर, क्या लगता है इस शेयर पर स्ट्रैटेजी? देखिए ये स्टॉक्स जो है आईपीओ में काफी लो लेवल पे आया था, उसके बाद में एक अच्छा खासा रन अप हो चुका है, और उसके बाद में ये है एक अपसाइड मोमेंटम में जो है शायद इन्होंने एक अपसाइड रेंज में ले लिया है। और शेयर का क्वांटिटी इनका 25 है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से अगर आपको मिलता है तो थोड़ा और एवरेज कर लीजिए, कोई भी डिप मिलता है तो एवरेज कर लीजिए। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और ये आपको वीआर पीपीएल के नाम से शायद मेरे हिसाब से एक्सचेंज पे लिस्टेड मिल जाएगी। जी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको, और वीपीआरपीएल सर, हाँ ये विष्णु थोड़ा टाइम प्रकाश देना आर पड़ेगा। पुंगालिया लिमिटेड, आज 6% ऊपर है, तो सर एवरेज जोधपुर आज ही कर बेस्ड लें या अभी रुके? नहीं, जोधपुर बेस्ड कंपनी है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक इसमें बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे इसको होल्ड करके थोड़ा टाइम दे दीजिए, और कोई भी डिप में थोड़ा बहुत अगर और मिलता है तो एवरेज कर लीजिए, तो आपके भाव से जो है एक एवरेज कम हो जाएगी। 6 से 9 महीने का कम से कम नजरिया मान के चलिए और इसको होल्ड करें, शायद ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। जी। कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं सर, क्योंकि आज घरेलू खबरें भी काफ़ी हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि स्टील कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं, हालांकि अब 500 से 1000 रुपये पर टन ही बढ़ाए हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील और एपीएल अपोलो के दाम बढ़ाने की ये खबरें आ भी चुकी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज गिरे हुए मार्केट में भी स्टील कंपनियों के शेयर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने में लगे हुए हैं। महेश सर, जहां तक आप स्टील सेक्टर की बात भी कर रहे थे, मेटल सेक्टर की शुरुआत में ही बात कर रहे थे, चाइनीज़ मार्केट से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि घरेलू मार्केट में स्टील कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कौन सी स्टील कंपनियों पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे? डेफिनेटली फोकस रहेगा ही, और मेटल सेक्टर में कहीं ना कहीं पे लगता है कि आउटलुक जो है, डिमांड भी जो है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे घरेलू डिमांड भी जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ पे आप देख लीजिए कि रियल्टी का जो भी है डेटा भी देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है। तो हर सेक्टर कहीं ना कहीं पे आपस में लिंक है, तो यहाँ से एक डिमांड अप मूव स्टिक लगता है, और ये
इंक्रीज तो था, ओवर ए पीरियड लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं पे इंक्रीज रहेगा, तो टाटा स्टील वैसे भी प्रिफर्ड रहेगा। दूसरा सेल है, सेल वहां पे रहेगा। और एपीएल अपोलो अगर आपको कहीं ना कहीं पे लगता है तो एपीएल अपोलो में भी एक तेजी का ध्यान बना के चला जा सकता है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 1650 तक के लेवल जो है एपीएल अपोलो में भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील मैंने आपको को शायद लास्ट वीक में प्रिफर किया ही था, तो वहां पे 175 और से 185 तक के लेवल जो है वो अपन एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। जेएसडब्ल्यू हालांकि अच्छा खासा बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी लेकिन 25 से 50 रुपए का अपसाइड जो है जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अपन देख सकते हैं। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मोहित जी लुधियाना से। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जी मेरे सर पास कैंपस एक्टिववेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस पे। ओके तो मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ इनको मैं। जी, चलिए, तो प्रॉफिट में हैं आप, तो अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं, करीब 60 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। महेश सर, 2 साल और होल्ड कर सकते हैं कैंपस एक्टिव वेयर को। 284 रुपये के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए, 342 रुपये चल रहा है, क्या करें? देखिए ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से लास्ट 1.5 साल में की रेंज बाउंड में था, और अभी एक पिछले 1 डेढ़ महीने से इसने वापस एक अपसाइड मोमेंटम जो है कंटिन्यू किया है। तो ये अपसाइड मोमेंटम और कितना आगे सस्टेन करेगा उसका अपन ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि ये अभी एक रिसेंटली 1 मंथ में हुआ, बाकी इसका कंसोलिडेशन जोन जो है काफी नीचे का है। तो मैं इसको एक रिफर करूंगा कि 318 के करीब करीब स्टॉप लॉस लगा दिए जी। अपर साइड में 450 से 475 तक के लेवल भी अपने को दिखा सकता है। तो अभी तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी होल्ड की है, और आपका पीरियड जो है मैं 6 से 9 महीना प्रिफर करूंगा कि 450 से 475 तक के लेवल जो है एक्सपेक्टेड है। बट कोई भी अगर आपको 318 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सब बने रह सकते हैं, टर्म पॉजिटिव है। कुछ एक और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो बीएससी, सर इस पर एक खबर है कि ऑप्शन ट्रेडिंग फीस इन्होंने बढ़ाई है, 3250 रुपये पर करोड़ कर दी है। सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन की फीस इन्होंने बढ़ाई है। कैसे देख रहे हैं सर? एनएससी बीएससी दोनों ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बीएससी ही लिस्टेड है, एनएससी तो अभी अनलिस्टेड मार्केट में ही ट्रेड होता है। बीएससी पर इसका इम्पैक्ट सर? देखिए आज वैसे भी मीटिंग है मेरे हिसाब से सेबी का, तो जी जहाँ बिल्कुल। पे कि ऑलरेडी यहाँ पे और क्या अपडेट्स आ सकते हैं, तो उसको भी नजर में ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद में कोई स्ट्रेटेजी बने। बात बीएससी की करें तो जब तक एनएससी लिस्टेड नहीं होता है तब तक बीएससी का पी हाई पे ट्रेड ऑलरेडी कर ही रहा है, और एनएससी के कंपैरिजन में बीएससी का टर्नओवर काफी लो है। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे को तो हाई पी लगता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए अगर वापस से आपको बाइंग के लेवल देखने हैं तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए लॉजिकली, लेकिन जिसके पास में है ओवर ए पीरियड पड़े हैं अगर लोअर लेवल से, तो वो अपना डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनाए ज्यादा बेटर है। जी सर, एक ये शेयर है वक्रांगी, इसमें बहुत ज़बरदस्त मूव देखने के लिए मिल रहा है। क्या फंड रेजिंग इतनी अच्छी है कि ये काउंटर 20-22 रुपए की रेंज से 35 रुपए आ गया? कहीं रुकने की उम्मीद लग रही है आपको? मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को ये पिछले कुछ दिन पहले ही रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक से। और फंड रेजिंग का कहीं ना कहीं पे डेटा आप देखेंगे, वहाँ पे एक जो सर्कुलर नोटिस दिया है कंपनी ने, तो वहाँ पे अभी तक रेट उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है, रेट बाद में बताएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है काफी टाइम में अंडर वैल्यूड था, तो यहाँ पे एक डिमांड आना लाजमी था और एक रिजनेबली वैल्यू लग रही थी। अब वो खाली वक्रांगी को नहीं देखेंगे, वक्रांगी की ऊपर एक शेयर दिया था वीएलई, तो वो भी आप देखिए 138 से आज 167 तक के लेवल दिखा है। वहां पे भी हमारे क्लाइंट्स को स्पेसिफिक हमारी सलाह रही थी, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। तो ये एक शेयर कहीं ना कहीं पे मुझे अंडर वैल्यूड लग रहे थे, स्पेसिफिक वक्रांगी, तो यहाँ से एक वक्रांगी का अच्छा खासा मोमेंटम चला है। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से भी देखे हैं तो 2829 के ऊपर जो है अच्छा खासा एक मोमेंट बना है, आज 36 प्लस का हाई भी बना है। तो यहाँ से एक वापस का आपका स्टॉप लॉस 30 के बिलो 30 के नीचे एक वापस का स्टॉप लॉस बनता है। 42 फर्स्ट टारगेट है और 48 दूसरा टारगेट तक भी ये जा सकता है। और ये न्यूज जो है मुझे कहीं ना कहीं पे अच्छी एक ज्यादा पॉजिटिव लग रही है, अनटिल अनलेस की जब तक वो रेट डिक्लेयर ना करे। और ये इस पूरी रैली में ये स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम और कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल,
तो मोमेंटम पूरी तरह से देखने के लिए मिल सकता है। सर यहाँ पर और एक शेयर जिनमें कि खबरें हो रही हैं उसमें है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका मर्जर कल से लागू हो जाएगा, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये हमने लास्ट वीक भी खबर ली थी जिसमें कि एनसीएलटी की मंजूरी आ गई थी। तो एनसीएलटी की मंजूरी जनरली बिल्कुल लास्ट लेग में ही आती है, उसके बाद मर्जर इफेक्टिव हो जाता है। ये बात हमने बताई भी थी कि जल्द ही ये फिर मर्जर डिमर्जर जो भी होने होते हैं एनसीएलटी की मंजूरी के बाद जनरली ये हो जाते हैं। मर्जर की रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर रखी गई है। सर कहीं पर अपॉर्चुनिटी है इन दोनों शेयर में? आज चूँकि आखिरी दिन है दोनों ही शेयरों के ट्रेड होने का, उसके बाद तो मर्ज एंटिटी ही ट्रेड होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई लेना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगता है कि यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी लेना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है थोड़ा कहीं ना कहीं पे ठीक लग रहा है मुझे। और उसके आगे भी जो है आउटलुक जो है वो भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। डिजिटल बैंकिंग में ये एग्रेसिवली काम वैसे भी कर रहे हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अगर शॉर्टर टर्म टू लॉन्गर टर्म भी लेना है तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो अपन यहाँ से भी बाइंग करके चला जा सकता है। यहाँ से बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस पहला स्टॉप लॉस 68 है और दूसरा स्टॉप लॉस अगर है तो बिलो 65 है। टारगेट आप 85 से 95 तक के जो है अभी के हिसाब से मान के चल सकते हैं। बिल्कुल। एक और खबर सर, बीईएल पर इजराइल एरोस्पेस के साथ कंपनी का जॉइंट वेंचर मंजूर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस जॉइंट वेंचर में 40% हिस्सा बीईएल का रहेगा, 60% इजराइल की कंपनी का रहेगा। इस जॉइंट वेंचर की खासियत ये होगी कि ये जो भी मिसाइल होंगी उनकी रिपेयरिंग का काम करेगी। तो ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है बीईएल के लिए और इजराइल की कंपनी के लिए, और इसका कितना फ़ायदा बीईएल को मिलेगा? काउंटर तो आज नीचे है। डेफिनेटली ये बील में आप देखेंगे ऑर्डर फ्लो जो है अच्छा खासा ऑलरेडी है और आगे भी बढ़ते जा रहा है, तो ये न्यूज फ्लो जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। अब इससे कितना फायदा मिलेगा, अभी इससे पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट होंगे वो वेट एंड वॉच के नजरिए में आएंगे। बट यस, बीएल और एचएल डिफेंस में ये दो स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ पे ये वैल्यू बाय हम बोल सकते हैं, और यहाँ से भी एक अपसाइड जो है वो अपने को लगता है कि कंटिन्यू करेगा। हाँ, थोड़ा कंसोलिडेशन अपने को कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकता है, वो स्टॉक्स के नेचर है। तो उसके हिसाब से लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे, और ये न्यूज जिस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो मेरे सबसे अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज है। और इसके कामकाज को देखते हुए बाकी सारे कंट्रीज से भी इनको ऑर्डर जो है वो भी मिलने की आगे भी पूरी पूरी उम्मीद है। जी, एक और खबर सर, एनएचपीसी यहाँ पर कि आंध्रा पावर के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। जॉइंट वेंचर के तहत दो पावर प्लांट तो अभी इनिशियल फेज में ही लगाने की बात है, जिनकी टोटल कैपेसिटी करीब 1800 मेगावाट रहेगी। कैसे देख रहे हैं सर एनएचपीसी को? एनएचपीसी ऑलरेडी बढ़िया है, गवर्नमेंट कंपनी है, और यहाँ पे भी एक आप देखेंगे कि डे बाय डे नए ऑर्डर इसमें आते ही रहते हैं। तो ये कोई मतलब सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। बट यहाँ पे एक अपडेट जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये शेयर ऐसे हैं कि थोड़ा सा इसको लॉन्गर टर्म पीरियड के हिसाब से अगर आपको रखने हैं तो पोर्टफोलियो में रखा जाना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन होता है कभी कभार, इनके हाई पी पे ट्रेड करते हैं तो उसके बाद में थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेस में जरूर चलते हैं। तो वही है कि कंसोलिडेशन फेस में चल रहे हैं। 102 104 के ऊपर जब भी ये सस्टेन करेगा तो अपने को 120 से 125 30 के टारगेट जो है अपने को शॉर्टर टाइम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूज फ्लो पॉजिटिव है और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने की सलाह है। जी, एक और खबर सर, पीएनबी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका क्यूआईपी आया था। क्यूआईपी में 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनी ने। प्लान था 7 से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5,000 करोड़ के क्यूआईपी में जो नाम आए हैं वो बहुत बड़े हैं। सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, सर इन सभी ने हिस्सा पार्टिसिपेट किया है क्यूआईपी में। ये सेंटिमेंटली कितना पॉजिटिव माना जाए, या ये माना जाए कि जो क्यूआईपी था ये ज़्यादा बड़ा लेकर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्हें 5,000 रुपये पर रोकना पड़ा? दूसरा कि जो इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया था उसमें भी इनको 5% डिस्काउंट देना पड़ा। ये 5% डिस्काउंट इन्हें इसलिए देना पड़ा कि जब आपको इतने अच्छे इन्वेस्टर मिल रहे हैं, आपको इतने अच्छे जब बड़े नाम मिल रहे हैं, तो आप उनको 5% डिस्काउंट पर भी लेकर आना चाहोगे अपने बैंक के साथ। सर कैसे देखें पीएनबी को? नहीं, मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव ही देखना चाहिए। कभी कभार होता है कि कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनानी पड़ती है कि अच्छे शेयर होल्डर जो है उनको भी लेके आना पड़ता है। तो ये डिस्काउंट जो है वो उसी के तहत मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी के तहत ही दिया हुआ रहेगा। और ये एक अपने हिसाब से देखें तो पीएनबी के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे कि ये बड़े शेयर होल्डर जो है इनके नाम जो है क्यों के बाय है।
और वैल्यू भी है। बैंक्स के अंदर देखेंगे, बैंक का बैलेंस शीट पिछले कुछ वर्षों में बैंक का बैलेंस शीट अच्छा खासा क्लीन अप हो चुका है। तो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग भी है, फंडामेंटली भी बढ़िया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स यहाँ से भी पॉजिटिव लगता है, और आगे भी आने वाले टाइम में ये जो है धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ये काउंटर अपने को रिटर्न बना के देगा। अपन ने शायद लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, 140 से 150 तक के लेवल जो है एक साल के नजरिए के हिसाब से हम इसको मान के चल सकते हैं। जी, तो एक साल के नज़रिए से 140 से 150 रुपए तक के आप टारगेट्स लेकर चल सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मधु बंसल जी, रिसर्च हेड हैं फिनबर्ग मैनेजमेंट से। मधु जी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा हुआ है, मोमेंटम में है मार्केट, और जापानीज़ मार्केट ने थोड़ा सा पार्टी को ख़राब किया है। कैसा लग रहा है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑन चार्ट्स? जी, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों का ही जानते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को बनाता हुआ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड था ही। मुझे ऐसा लगता है कि 25,850 एक बहुत ही अहम सपोर्ट रहेगा निफ्टी का। जहां तक बात है इस हफ्ते की, तो मैं 25,850 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान करके चलूंगी टेक्निकली स्पीकिंग। बट हाँ, वहां पर काफी बायर्स निफ्टी को मिलने चाहिए। अगर वो उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए आप अपना व्यू को, दर्शक जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने व्यू को कॉशन के साथ लेकर के चले, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपना करके चले, तो ही आप इस वोलाटाइल मार्केट से बच करके रह सकते हैं। बिल्कुल। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मैम का भी व्यू मिल गया। महेश सर भी पॉजिटिव हैं, कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं मार्केट में। जापानीज़ मार्केट ने जरूर आज एक खबर के चलते, जहां पर राजनीतिक हलचल हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग थी उसको लेकर कुछ क्वेश्चन मार्क बने हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और अब जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो चूँकि अल्ट्रा मॉनेटरी ईजिंग के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने फ्राइडे को एक इंटरव्यू में कहा कि अभी हमें जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसी के साथ चलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट अभी भी करने के मूड में नहीं है, जबकि जापानीज़ मार्केट 4% से ज़्यादा गिरा हुआ है। लेकिन देखना होगा आने वाले समय कि जापानीज़ जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से पॉलिसी की ऐलान करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर जरूर देखने के लिए मिल रहा है। को पावर्ड बाय टेक्नो।